लाया हूं। तालियां बजा के ग्रहण करिए। संस्कृत में एक श्रुति है कि ओम अस्त्यापि रसो वैसा। वह आत्मा रस स्वरूप है। रस की प्राप्ति के बाद आत्मा परमात्मानंद से जुड़ जाती है। आज की शाम मेरा प्रयास होगा कि आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करूं, ताकि ये आपको मन में सुख, शांति और सद्भाव की भावना बने, ताकि अमेरिका में रहते हुए हिंदुस्तान का विकास हो। मैं हिंदुस्तान से आया हूं, भारत से आया हूं, और मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपने देश की वंदना 4 पंक्तियों में करूं, क्योंकि आप भी अपने ही देश के हैं और आज यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के तलाश में यहाँ पे आए हैं। कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं रही, यहाँ पे रिश्ता बस पेट का होता है और वो रिश्ता को जोड़ने के लिए आदमी अपना वतन छोड़ता है। कि राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, मात्र की वंदना अभिनंदन से कम नहीं होती, चुटकी से उठा माथ से लगा लें, भारत की धूल चंदन से कम नहीं होती। भारत की धूल चंदन से कम नहीं होती। और देखिए, भारत को लोग माँ कहते हैं। माँ क्यों कहते हैं? माँ इसलिए कहते हैं कि माँ उन तमाम कष्टों को, आपदाओं को झेलती है बच्चों के लिए। वो खिलाती है, पिलाती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। ये हमारी संकल्पना भारत में भारतीयता की वजह से है। धरती को भी हम माँ कहते हैं। अमेरिका को कोई माँ नहीं कहता, इंग्लैंड को कोई माँ नहीं कहता, जर्मनी को कोई माँ नहीं कहता, न कोई बाप कहता है। लेकिन ये भारत की संस्कृति है जो माँ कहते हैं, अपने देश को कहते हैं, अपनी धरती को कहते हैं। और उस माँ के लिए संबंध, चाहे यहाँ पे भी माताएं हैं, भारत को भी माँ कहते हैं। माँ हमारे गुनाहों को इस कदर धो देती है, माँ हमारे गुनाहों को इस कदर धो देती है, बहुत गुस्से में होती है तो बस रो देती है। माँ हमारे गुनाहों को इस कदर धो देती है, बहुत गुस्से में होती है तो बस रो देती है। और ए अंधेरा तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरा तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, देख उजाला हो गया। ये माँ के महत्व को हिंदुस्तान के लोग समझते हैं, जो पूरे जीवन अपने बच्चों को गर्भ से लेके मृत्यु तक उनको अपने सीने से लगाए रहती हैं। ये भारतीय माताएं होती हैं, वो अमेरिकन माताएं नहीं होती जो पति बदलते रहती है, बच्चे बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसका क्या है। स्थितियां होती हैं। आइए मैं कुछ हास्य व्यंग की कविताएं सुनाना चाहता हूं आपको। मैं चूंकि हास्य कवि हूं, तो देखिए, ये राष्ट्रीयता की भावना हर व्यक्ति में होती है, चाहे हास्य का हो, चाहे वीररस का कवि हो, चाहे गीत का हो। तो बनारस में क्या हुआ कि विदेशी बहुत आते हैं। एक फल की दुकान पे एक विदेशी गया और वो फल की दुकान वाले से बोला, ये क्या है तुम्हारे यहाँ? तो बोला, ये बनाना है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलते हैं वो भी, कि बनाना है। वो तुम्हारी कंट्री में इतना स्मॉल बनाना, हमारी कंट्री में इतना बड़ा बनाना होता है। वो विदेशी बोला तो वो बहुत छेद गया फल बेचने वाला। व्हाट इज दिस? एप्पल है। वो तुम्हारी कंट्री में इतना छोटा एप्पल, हमारी कंट्री में इतना बड़ा एप्पल होता है। फिर विदेशी पूछा, तुम्हारी कंट्री में क्या है? तो बोला, हमारी कंट्री में अंगूर है, वो है ऑरेंज है। बोला, ऑरेंज इतना छोटा था तुम्हारी कंट्री, हमारी कंट्री में तो बड़ा होता है। मुझसे रहा नहीं गया, मेरी देशभक्ति भावना जगी। वहीं पे 5 किलो का तरबूजा रखा था, मैंने उठा के वो दुकान पे रख दिया। तो विदेशी बोला, ये व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ये हमारे यहाँ ग्रेप है, अंगूर है। अब बोल बता, तेरे देश में कितना बड़ा अंगूर होता है? तो कभी कभी देश भावना जग जाती है और ये विदेशी आते हैं, जगह भी देते हैं, स्थितियां बदल जाती है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि बनारस एक मस्ती का शहर है, आनंद का शहर है। वहां पे ये बच्चा देखिए कैसे ये कर रहा है, ये आपस में इस तरह से। मैं कवि सम्मेलन कर रहा था तो 5-7 बच्चे बैठे थे, 5-7 बच्चे बैठे थे। तो आपस में वो बोल रहा है कि तू कब पैदा हुआ? तो बोला कि मैं तो ट्यूसडे को पैदा हुआ। बोला, तू कब पैदा हुआ? बोला, मैं मंडे को पैदा हुआ। तू कब? सैटरडे को। तू फ्राइडे को। एक बोला, मैं संडे को। तो जो संडे को बोला, तो सब बच्चे उसको पटक के मारे, खूब पीटे, खूब कुटाई किए। तो बोला, तू मुझे काहे मार रहा है? क्या तू झूठ बोलता? संडे को नहीं पैदा हुआ? नहीं, मैं संडे को पैदा हुआ हूं। सब बोले, संडे को तो झूठ बोला, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होती है। संडे को। इस तरह से बनारस में
लोग बात करते हैं, बच्चे करते हैं, हास्य का माहौल बनता है। एक वहां पे मैं कविता पढ़ रहा था, कविता पढ़ते पढ़ते मुझे खांसी आ गई। एक ठाकुर साहब आए, बोले चकाचौंध जी आपको खांसी आ गई। मैंने कहा बाबू साहब खांसी आ गई। वो एक क्वार्टर निकाले जेब से, खोले, 2 घूंट मार ले, बोले। मैंने कहा ठाकुर साहब इससे मेरी खांसी चली जाएगी क्या? बोले पगले इससे मेरी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस चला गया। ठाकुर साहब बोले इससे मेरी जमीन जायदाद बैंक बैलेंस चला गया, अब तेरी खांसी नहीं जाएगी। तो बनारस अजब शहर है साहब, मस्ती का शहर है। वो एक शराबी नेत्रदान करके आया, डॉक्टर साहब शराबी नेत्रदान करके आया, बोला चकाचौंध जी मैंने नेत्रदान कर दिया। मैंने कहा तुझे कोई कष्ट हुआ क्या? बोला मुझे काहे को कष्ट। मैंने कहा फिर कैसे कष्ट होगा? वो बोला जिसे ही आंख लगेगी। शराबी बोला, मैंने कहा किससे कष्ट होगा? बोला जिसे ही आंख लगेगी। मैंने कहा उससे क्यों कष्ट होगा? वो बोला बिना एक बोतल पिए नहीं खुलेगी। तो ये बनारस है, वहां मस्ती का शहर है, आनंद का शहर है, हर जगह वहां हास्य बिखरा हुआ है। एक शराबी रोज बाबा के दरबार में जाता था विश्वनाथ जी के दर्शन करने सुबह 4 बजे भोर में। तो पुजारी को बड़ा कष्ट होता था, सुबह 4 बजे आ जाता था शराबी। तो एक रोज पुजारी ने क्या किया कि बाबा के ऊपर चादर चढ़ा दिया, एक छोटा सा गणेश जी रख दिया, और शराबी झूमता हुआ आया तो देखा तो बाबा गायब, गणेश जी बैठे हुए हैं। तू कहता है छोटू देख ले, छोटू देख ले मैं आ गया हूं, मेरी हाजिरी नोट कर ले, मैं जा रहा हूं, जब तेरा बाप आ जाए तो उसे बता देना। तो शंकर जी उसके पिता, गणेश जी के पिता है, बोले जब तेरे बाप आ जाए तो बता देना। तो इस तरह से बनारस में हाथ से बिखरा हुआ है, उसको बटोरना पड़ता है और सुनाना पड़ता है। एक शराबी डॉक्टर की दुकान पे गया, डॉक्टर के क्लिनिक में गया, डॉक्टर से बोला सुना है कि आप विज्ञापन निकाले हैं कि शराब छुड़ाते हैं। डॉक्टर साहब बोले हाँ मैं छुड़ाता हूँ। बोले फीस क्या है आपकी? डॉक्टर बोला मेरे 100 रुपए फीस है। शराबी 100 रुपया डॉक्टर साहब को दिया। अब बोला डॉक्टर साहब 10 पेटी पुलिस स्टेशन में पकड़ गई, चलो छुड़ा दो। तो ये बनारस एक शराबी क्या हुआ, मर गया। तो उसको भगवान जब मर गया तो दूसरा जन्म लेना था, तो ईश्वर ने पूछा तुझे क्या चाहिए? बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 एक्स्ट्रा लीवर लगा देना। नए जन्म में, पुराने जन्म में तो एक ही लगाया था, गलती किया था आपने, लेकिन 2 लगाया। तो स्थितियां ऐसी ऐसी होती हैं, आनंद आता है इस तरह से। और मैं चाहता हूं कि आपको कुछ और अच्छी कविताएं सुनाऊं, 2-4। देखिए बनारस का आनंद मस्ती का शहर। अभी मैं लाफ्टर एक्सप्रेस का जज था, लाफ्टर चैलेंज जो उसका जज था, मैं था, सिद्धू थे, अर्चना थी, हम सब लोग थे, मैं जज था। तो अमिताभ बच्चन जी उसका उद्घाटन करने आने वाले थे बॉम्बे में, उस लाफ्टर एक्सप्रेस का। वो आधे घंटे बाद विलम्ब से आए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग आए हैं बहुत सही समय पे आ गए हैं। 3 से 4 के बीच में जो लोग आ गए। कुछ लोग जैसे अभिषेक थोड़ी देर बाद 4 बजे के बाद आए, अच्छा आया। नहीं ये हम लोग को फायदा क्या, हम इंडियनों को। वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा, इंडियन बहुत कम मरे, क्योंकि टाइम से कभी गए नहीं। कुछ ही इंडियन जो टाइम पे गए तो वही मरे, लेकिन बाकी वर्ल्ड ट्रेड टावर तो विदेशी ही मरे। तो ये मुझे इंडियन होना भी अच्छी बात है, देर में आना भी अच्छी बात है, इससे फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। अब 1 घंटा बैठना पड़ता फालतू, जैसे ब्याज जी आके बैठे हुए आप बैठे आए। लेकिन ये है कि आप लोग तो समय से आने का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो वो अमिताभ बच्चन जी आधे घंटे विलम्ब से आए और माइक पे आए तो बोले कि मुझे क्षमा करिएगा कि मैं विलम्ब से आया हूँ, देर हो गया मुझे आने में और मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जेंटी थी और आप बोले फिर बैठ गए। फिर मेरी बारी आई बोलने की, तो मैंने कहा कि अमिताभ जी आप आधे घंटे विलम्ब से आए, कोई बात नहीं, आप रेड सिग्नल बोले। अमिताभ जी बोलते कि रेड सिग्नल बार बार हो जा रहा था तो ट्रैफिक की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो मैंने कहा मैं बनारस से आया हूँ, जब हमारे यहाँ रेड सिग्नल होता है तो लोग चलते हैं। हमारे बनारस में ये परंपरा, जब रेड सिग्नल होता है तो लोग चलते हैं। एक बनारसी से मैंने पूछा रेड सिग्नल पे क्यों चलते हो? बोला हम मर्द हैं, कोई डरते हैं क्या? मर्द हम डरते हैं क्या? जब ग्रीन सिग्नल हो गया तो वो रुक गया,
तो मैंने कहा ग्रीन सिग्नल में रुक क्यों गया? कहीं इसमें कोई खतरा नजर आता है। तो ये बनारस की मानसिकता है। बनारस जैसे आप ब्याजी गए होंगे तो वहां पे देखिए कभी न कोई ट्रैफिक है, न कोई पुलिस है, न कोई वहां पे वो बैल भी साथ साथ जा रहा है, गाय भी जा रही है, सांड भी जा रहा है, रिक्शा भी जा रहा है, कार वाला भी जा रहा है, करोड़पति भी जा रहा है और भिखारी भी जा रहा है। बनारस में समाजवाद है और वहां पे मस्ती है। तो वो बनारस हुआ कि एक बुढ़िया सड़क क्रॉस करके, ट्रैफिक पुलिस यहाँ ट्रैफिक वो लगा था लाइट, अमेरिका के सहयोग से वहां ढेर सारे लाइट वगैरह लगे, तो पुलिस वाला सीटी मारता रहा और बुढ़िया रुकी नहीं और वो क्रॉस कर गई। तो पुलिस वाला पीछे पीछे, ट्रैफिक पुलिस वाला पीछे पीछे गया, बोला ए बुढ़ा, हम कब्बे से सीटी मार रहे हैं, तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है? बुढ़िया बोली ए बच्चा, ये उम्र सीटी सुने का है। बुढ़िया बोली ये उम्र सीटी सुने का है बचवा। अरे जब सीटी सुने का उम्र था तब तो मरवाए नहीं किए, अब मार के क्या करोगे सीटी? तो ये बनारस है, वहां का गजब के कल्चर है, आनंद है। आइए मैं छोटी छोटी कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। देखिए हमारे देश का इतिहास क्या रहा है। आजादी के पहले, हम 63 वर्ष हो गया हमारी आजादी के। आजादी के पहले आप लोगों ने सब एक तराना सुना होगा इकबाल साहब का कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलशिता हमारा, आपने सुना होगा। आइए बिल्कुल सही समय पे आप जा रहे नहीं, गलती हो गई, हम लोग जल्दी आ गए। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बच्चे हुए लोग हैं। लेकिन इसको क्षमा करना उचित है, नवविवाहित है। अच्छा नवविवाहित है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि आजादी के पहले 62 वर्ष 63 वर्ष हो गए, उसके पहले तराना लिखा गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, हम गुलशिता हमारा, ये गुलशिता हमारा। आजादी की 20 वर्ष बाद दुष्यंत ने लिखा। आप देखिए कवि 2 पंक्तियों में बात कह जाता है, पूरे युग की बात कहता है। एक युग की बात 2 पंक्तियों में हो जाती है। दुष्यंत ने कहा कि कल मिला मेले में वो चीथड़े पहने हुए, कल मिला मेले में वो चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला हिंदुस्तान। आजादी की 20 साल की बात है और 2 पंक्तियों में उसने पूरे इंडिया का चित्रण कर दिया, हिंदुस्तान का चित्रण कर दिया कि कल मिला मेले में वो चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा, छोड़ दिया उसको राम को। उसका आतंक रहना चाहिए, अभी आप लोग नियंत्रित रहेंगे। देखिए बच्चे देश के भविष्य हैं। हाँ ले लो बेटा, बच्चे देश के भविष्य है। वो बात दूसरी है कि समय मेरा भविष्य खराब कर रहा है। तो 2 लाइन में करें। आजादी के 40 वर्ष बाद क्या हुआ देश का कि काजू भुनी है प्लेट में, काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये देश का इतिहास 40 वर्ष में। 60 वर्षों बाद क्या हुआ देश, जिस गति से प्रगति करना चाहिए था देश को, उस गति तो पकड़ी नहीं। आज 60 वर्षों में क्या किया नेताओं ने कि यदि ये सियासी लोग, राजनीतिक लोग, पीड़ा होती है। कभी क्या कहता है, यदि ये सियासी लोग नदी के किनारे बस जाते, यदि ये सियासी लोग नदी के किनारे बस जाते तो हम प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाते। क्या बात, यदि ये सियासी लोग नदी के किनारे बस जाते तो हम प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि इनकी हुकूमत मौसम पे चलती नहीं, वरना सारे बादल इनके खेतों में बदल जाते। सारे बादल इनके खेत। ये हमारे देश के 62 वर्ष का इतिहास हमने 6 पंक्तियों में आपको बता दिया, देश कहां से कहां चला। क्योंकि हम अमेरिका में आने के बाद मुझे लगा कि हम टैलेंट हमारे पास है, हम यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन अपने यहाँ मेहनत नहीं करते, अपने हाजिरी मार के गायब रहेंगे दिन भर।
लेकिन मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे 1.5 महीने से हूँ, वो सुबह से 8 बजे से आके आदमी खट 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 कोई मैंने हर आदमी काम कर रहा है। 11:30 बजे लंच पे गया तो 10 मिनट लंच करके आ गया, फिर 4:30 तक काम किया। हम वहाँ पे बस आधे घंटे भी काम कर लें वो भी नहीं होता। हम जबकि हमारे पास टैलेंट है, हम जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे हैं तमाम जो सब वो यहीं पे आके काम कर रहे हैं और वो अमेरिका को योगदान दे रहे हैं, अमेरिका उनके बदले कुछ पैसा नहीं दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा देश, हमारे टैलेंट, हम अपने अकर्मण्यता की वजह से आज पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई सामान, मैं सोच रहा हूँ अमेरिका का होगा, उलट के देखता हूँ मेड इन चाइना। कंप्यूटर लीजिए, मैंने गुड्स लीजिए, कोई सामान लीजिए, केवल मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि अमेरिका कुछ प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, वो कुछ चीजें बना रहा है जो मारने पीटने वाला काम करता है आदमी को, वही बना रहा है। बाकी सब चीज जो आदमी को जीवन दायनी होती हैं, जीवन रक्षक होती हैं, वो चीजें अमेरिका नहीं बना रहा है, केवल मारने वाला चीजें बनाता है। तो आज आजादी के 63 वर्ष बाद हम लाल किला से मैंने वो कविता पढ़ी, मैं आपके सामने, आज मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सुधी जन कई हजार किलोमीटर दूर हमको सुन रहे हैं। आप स्वागत है और आप जो उत्साह दे रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं कविता के प्रति, जो आपके ललक और समर्पण है, उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आपके चरणों में मैं कविता समर्पित कर रहा हूँ। बात अच्छी लगे तो हर पंक्ति में आशीर्वाद चाहिए कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं। ये कविता मैंने लाल किला से पढ़ी, स्वर्ण जयंती के अवसर पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग बैठे थे और काफी पब्लिसिटी हुई, काफी हेडलाइंस गई कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK-47 तक आए। स्वतंत्रता के स्वर्ण 1947 में देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK-47 तक आए हैं। बात बता रहा हूं श्रीमान, सुनिए लगाकर ध्यान, बात बता रहा हूं श्रीमान, सुनिए लगाकर ध्यान कि एक 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान, 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान निर्वस्त्र होकर सड़क पर उतर आया। 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान निर्वस्त्र होकर सड़क पर उतर आया। मैंने कहा भाया आप ये क्या कर रहे हैं? वो बोला कवि जी आप चुप रहे, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। बोला कवि जी आप चुप रहे, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मैंने कहा स्वर्ण जयंती वो भी इस ड्रेस में, स्वर्ण जयंती वो भी इस ड्रेस में, बात जब जाएगी प्रेस में, वो बोला ड्रेस और प्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी, ड्रेस और ड्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी। बापू लंगोटी लगाए, अंग्रेजों को दिखाए, अंग्रेज शर्मदार थे भाग गए। बापू लंगोटी लगाए, अंग्रेजों को दिखाए, अंग्रेज शर्मदार थे भाग गए। हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, अरे बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी। क्या बात, क्या बात। हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, अरे बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी। हम बापू के सच्चे अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। बापू ने चरखा चलाया, चरखा हम भी चला रहे हैं। च से चर, च से चर, देश को ही चर रहे हैं। खा से खा, देश को ही खा रहे हैं। चरखा चरखा चरखा, जो जहां हैं वहीं अपना रहे हैं। स्वतंत्रता की हम इसी तरह स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं और शर्मा जी राजनीति करते हैं। तो उनका एक लड़का 8 साल का है, एक छोटा सा 1 साल का है, इससे छोटा ही होगा, 1 साल का बच्चा वो है। तो 8 साल वाले बच्चे ने कहा पापा आप राजनीति करते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं, रात 10-11 बजे आते हैं, लेकिन राजनीति की होती क्या है बताइए, राजनीति होती क्या चीज़ है, हम लोग समझाइए। सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा, मस्ती में ध्यान दीजिएगा तो जरा से गड़बड़ हो जाएगा फिर मजा खत्म हो जाएगा। तो शर्मा जी ने कहा बेटा राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है, तेरे समझ में नहीं आएगा। ये आवाज ठीक है क्या? थोड़ा सा तेज कर दे क्या इसको? अच्छा, तो शर्मा जी ने कहा कि देख 5 चीजें, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज किसी चीज में पाई जाती है। पंचतत्व से हम लोग बने भी हैं, पंचतत्व में मिलेंगे भी। तो ये राजनीति 5 तत्वों की है। लड़का बोला क्या क्या तत्व बताइए पापा। तो शर्मा जी ने बताया कि देखो एक अर्थव्यवस्था होती है राजनीति में। तो जैसे तू मुझे मान ले मैं अर्थव्यवस्था हूं,
मैं कमा कर लाता हूँ, अर्थव्यवस्था में हो गया। तुम्हारी माँ को देता हूँ, वो खर्च करती है, वो सरकार हो गई। तुम्हारी माँ सरकार हो गई, मैं अर्थव्यवस्था हो गया। देश का एक भविष्य होता है, दो चीज हो गई। तीसरा चीज होता है देश का भविष्य। तो तेरा छोटा वाला भाई 1 साल का नहीं, वो देश का भविष्य है। 3 चीज हो गई। चौथी चीज होती है मजदूर व्यवस्था। इकोनॉमी में मजदूर व्यवस्था होती है, लेबर। तो जो नौकरानी है वो मजदूर व्यवस्था हो गई। और 5वीं जनता होती है। तू अपने को जनता मान ले, तू अपने को जनता मान ले। लड़का ये 5 तत्व सुन के सो गया। रात 2-2:30 बजे जब उठा, नींद खुली तो देखा छोटा वाला भाई अंधेरे में पड़ा हुआ है, पेशाब वगैरह किया, गंदगी करके कहें कहें कर रहा है और पैर मारे जा रहा है। मम्मी को देखा तो मम्मी खर्राटे मार रही थी, खर्र खर्र सो रही थी। बाहर आया तो देखा पापा बिस्तर से गायब है। आगे गया तो मजदूरन के कमरे की ओर, तो वहां कुछ खटर पटर की आवाज। लड़का लौट आया, सो गया। सुबह उठा, बोला पापा राजनीति मुझे समझ में आ गई। शर्मा ने कहा, अरे रात में तू सोया, तुझे समझ में आ गई? हाँ पापा मुझे समझ में आ गई। बोले बता क्या हुआ? लड़का बोला पापा राजनीति में मैंने देखा कि अर्थव्यवस्था मजदूर का शोषण करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्थव्यवस्था मजदूर का शोषण करती है। देश का भविष्य गंदगी और अंधकार में पड़ा हुआ है। सरकार खर्राटे मार रही है पापा। देश का भविष्य गंदगी और अंधेरे में पड़ा हुआ है। सरकार खर्राटे मार रही है पापा। और जनता पापा देख तो सब रही है, पर बोल नहीं पा रही है पापा। क्या बोल नहीं पा रही है। क्या बात, बोल नहीं पा रही है। क्या बात ये हमारे देश की राजनीति हुई। इसका ये असर हुआ कि मेरा एक लड़का है, वो भी तैयार हो गया। बोला पापा राजनीति में जाऊंगा। वो भी सफेद कुर्ता पजामा पहन के सुबह सुबह खड़ल का आ गया। बोला पापा राजनीति में जाऊंगा। मैंने कहा राजनीति अच्छी चीज नहीं बेटे, राजनीति मत जा। नहीं पापा मैं तो राजनीति में जाऊंगा, मुझे तो आप शिक्षा दो, आशीर्वाद दो। पहला आशीर्वाद बाप का होना चाहिए तो मैं राजनीति में जाऊं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा काम कर, वो ब्रिज पे चढ़ गया, वो रेलवे ब्रिज पे चढ़ गया। लड़का चढ़ गया। मैंने कहा वहां से कूद जा। लड़का बोला पापा क्या कर रहे हैं? कूद जाऊंगा तो हाथ टूट जाएगा, पाँव टूट जाएगा, सर फूट जाएगा। पापा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा तू कूद तो। लड़का बोला कूदूंगा फिर सर टूट जाएगा, हाथ पाँव टूट जाएगा। मैंने कहा मैं तुझे पकड़ लूंगा, घबरा मत, तू कूद। लड़का कूद गया, अपन पकड़े ही नहीं। लड़के का हाथ पाँव टूट गया, सर फूट गया। मैं लड़का वहीं से चिल्लाया कि मेरा बाप बहुत कुत्ता और कमीना है। मैंने कहा बेटे तू अब नेता हो गया। मैंने कहा बेटे तू अब नेता हो गया। मैं नजदीक गया तो बोला पापा आपने तो धोखा दिया। आपने विश्वास दिलाया था कि चढ़ जाओ, कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा, लेकिन आपने तो विश्वासघात किया। मैंने कहा बेटा राजनीति की पहली यही शिक्षा है कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। हमारे पड़ोसी नेता जोशी सुबह सुबह घर आए। हमारे पड़ोसी नेता जोशी सुबह सुबह घर आए, मुझ पर गुर्राए। हमारे पड़ोसी नेता जोशी सुबह सुबह घर आए, मुझ पर गुर्राए। बोले आपका लड़का बहुत बदतमीज हो गया है। कल मुझे भ्रष्ट नेता कह रहा था। मैंने लड़के को बुलाया, डांटा, मार दिया, 2-4 चांटा। अरे तुम हिंदी कवि के पुत्र हो, तुम्हें भाषा का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया? जब तुमने नेता कह ही दिया था तो भ्रष्ट क्यों लगाए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। एक नेताजी के सिर का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर दिमाग निकाल कर ट्रे में रख दिया था। डॉक्टर साहब सुनिएगा। डॉक्टर दिमाग निकाल कर ट्रे में रख दिया था। तब से नेताजी को भनक लगी कि मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। नेताजी होश में आ गए। डॉक्टर्स बोले मुझे रोक टोक मत, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। डॉक्टर बोला नेताजी कहाँ जा रहे हैं? आपका दिमाग तो निकाल के बाहर रखा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ अभी। नहीं नेताजी बोले कोई छोड़, मैं जा रहा हूँ।
तो नेताजी भागने लगे। तो डॉक्टर बोला, अरे नेताजी रुकिए, आपका दिमाग तो लगा दूं। नेताजी बोले, तो दिमाग मेरे पीए को लगा देना, मैं तो जा रहा हूं मंत्री पद का शपथ लेने। एक मंत्री जी लिफ्ट में घुसे। एक कविता ये मैंने ये लिख गई, ऐसे कविता तो अपने आप लिख जाती है, कभी वो तो रहती नहीं लिख कि हमें ये लिखना है। हमारे विधायक जी है वहाँ पे, पार्टी कोई हो सरकार बनती है तो शामिल हो जाते हैं, इतने महान हैं वो, इतने समाज सेवी हैं। उनसे रहा नहीं जाता। देखते हैं जिसका हवा चल रहा है उसी के साथ हो जाते हैं। और उस हवा में वो करीब 25 साल से मंत्री पद बनाए हुए हैं, वो परमानेंट है उनका, काफी प्रॉपर्टी वगैरह खाली कर लिया उसको। तो फिर एक कविता मुझे लिखनी पड़ी, और मैंने जब उनको सुनाया, वो वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे मित्र भी है, वो कविता सुना, बहुत नाराज भी मुझ पर हो गए। हम लोग बहुत नेताओं के सामने ही बोलते हैं, किसी छुपाते तो है नहीं, नेता बैठे रहते हैं, मंत्री बैठते हैं। अटल जी के सामने मैंने कई कविता उनके खिलाफ लिखी। अभी सोनिया जी बैठी थी, एक कविता मैंने उनके खिलाफ ही, वहीं पर सलाम मनमोहन कि हम लोग देखिए कवि हैं, निंदक नियर राखी आंगन कोठी छवा। हम लोग तो कवि हैं, समाज के वो समझ लीजिए दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। ग्रिल और हर जो रेड लाइट देती है उस तरह से हम लोग को मानिए, तो हम लोग कंट्रोल करते हैं, बताते हैं समाज में क्या हो रहा है, आप सुधरिए, आप ये करिए। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं, लेकिन अपन लोग इसका परवाह नहीं करते कि क्या है वो कर रहे हैं। हम लोग कवि हैं। लेकिन आज एक मैं बताऊं, इंडिया में आज सब बिक गए हैं, प्रिंट मीडिया भी बिक गया है। इसमें पहले मीडिया नहीं बिका था, आज के 20 साल 15 साल पहले मीडिया नहीं बिका था, प्रिंट मीडिया बिक गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग स्पॉन्सरशिप हो गए हैं, भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो बसपा का है, इस तरह हो गया है। तो अब देश की राजनीति को दिशा सही देने वाला कोई नहीं, बस कवि नहीं बिका है, क्योंकि उसको खरीदने वाला ही कोई पैदा नहीं हुआ है। चक्कर ये है, अब कौन खरीद के आफत मोल ले, उसे खिलाफ कविता करने लगेगा। तो कवियों के साथ ये हो गया, कवि अभी बिका नहीं है, तो कवि अभी भी बात कह देता है, चाहे कोई कवि हो। जब बाबा रामदेव वाले प्रोग्राम में हरिओम पवार में हम कई लोग तमाम गए थे, लेकिन वहां बोलते हैं दिल्ली के खिलाफ। हो बाद में नेता लोग फोन कर रहे, यार वो आपको नहीं जाना चाहिए था बाबा वाले कार्यक्रम में, बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए था, वो हमारे खिलाफ था। नहीं, तो राष्ट्र के लिए था, राष्ट्र के फेवर में था, इसलिए गए थे। हम आपके खिलाफ तो नहीं गए थे, हम इसलिए बाबा के साथ दे रहे हैं, ना जाने किसके साथ दे रहे हैं। लेकिन वो नेता सोचते हैं हमारे खिलाफ हो रहा है। कह तो वो कविता मैंने लिखी कि एक मंत्री जी लिफ्ट में घुसे, एक मंत्री जी लिफ्ट में घुसे, या यूं कहे कि अपने आकार प्रकार से उसमें फंसे। एक मंत्री जी लिफ्ट में घुसे, या यूं कहे कि अपने आकार प्रकार से उसमें फंसे। लिफ्ट का बटन दबाए, लिफ्ट का बटन दबाए, लिफ्ट उन्हें ऊपर ही नहीं उठा पाए। तब मेरी समझ में आई एक बात है कि मंत्री जी को जब भगवान ही नहीं उठा सका, लिफ्ट की क्या? लिफ्ट की क्या होगा? कविता आपने लिखी है क्या? तो लिफ्ट की क्या औकात है? लिफ्ट से आवाज आई, खींच लिया। नहीं, फोटोग्राफर जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, प्रोफेशनल नहीं है। अभी शादी थी, और शादी वो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर जो था गजब क्या, वो लड़की को बार बार घंटे तक लड़की उठो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो करो, नीचे करो, ऊपर करो। तो हमने कहा यार तू एक घंटे से सब क्या कर रहा है? कहा सब सेटिंग कर रहा हूँ। हम कहते तू सेटिंग करेगा तो दूल्हा क्या करेगा? तो ये होता है ये, ऐसी बात नहीं कि दोबारा आप मेरा मत खींचेगा या जरूर खींचेगा। नहीं, तो ये स्थितियां होती हैं, ऐसी थी। तो लिफ्ट की क्या औकात है? लिफ्ट से आवाज आई कि मुझे पता है कि मंत्री जी का वजन भ्रष्टाचार और घोटालों से भरपूर है। लिफ्ट से आवाज आई, इन पंक्तियों में आप सबका हाथ खुलना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये पीड़ा है। लिफ्ट से आवाज आई कि मुझे पता है कि मंत्री जी का मैं कविता ही भूल गया। लिफ्ट से आवाज आई
कि मुझे पता है कि मंत्री जी का वजन, हाँ भ्रष्टाचार, स्पीड पढ़ रहा हूँ उलट हो गया ना। एक मंत्री जी लिफ्ट में घुसे, या यूं कहें कि अपने आकार प्रकार से उसमें फंसे, लिफ्ट का बटन दबाए, लिफ्ट उन्हें ऊपर ही नहीं उठा पाए। तब मेरी समझ में आई एक बात है कि मंत्री जी को जब भगवान ही नहीं उठा सका तो इस लिफ्ट की क्या औकात है। लिफ्ट से आवाज आई कि मुझे पता है कि मंत्री जी का वजन भ्रष्टाचार और घोटालों से भरपूर है। अरे ये लिफ्ट है, लिफ्ट, भारत की जनता नहीं जो इनके भार ढोने को मजबूर है। क्या इनके भार ढोने को मजबूर है। क्या कटाक्ष है। और जब मैं चलने लगा घर से तो ये अनीता और ये रमेश मैं बहुत मन की मार से ही पड़े थे पीछे कि चाचा जी आपको आना है तो आप मेरे घर आना है। और हमारे बहुत अच्छे सर्किल है और बहुत लोग हैं हमारे साथ और हिंदी प्रेमी लोग हैं। आपका भी नाम लिया, आपका भी नाम लिए, कमलेश जी का नाम लिया, कई लोग का नाम लिया सबका, कि वो लोग कविता सुनना चाहते, कविता के प्रेमी हैं। आप आधे घंटे का कम से कम प्रोग्राम हमारे यहाँ देखे जाएगा। और रमेश जी ने बेचारे ये उस बार भी टिकट कराया 28 अप्रैल के लिए, वो भी इनका टिकट खराब हुआ, लेकिन फिर इन्होंने करा के मुझे टिकट ईमेल कर दिया कि देखिए टिकट करा दिया आपका। फिर तो टिकट इन्होंने करा दिया आने जाने का। तो फिर मैं मेरी मजबूरी हो गई कि मैं चलूँगा, बच्चे हैं और चाह रहे हैं, इसलिए आना मेरा धर्म था। तो मैं इस धर्म को निभाया बच्चों के लिए और इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ बच्चों का कि इन लोगों ने मुझे मिशिगन घुमा दिया। वरना मिशिगन मेरे प्रोग्राम में था नहीं, मैं उधर से निकल जाता न्यूयॉर्क से। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। लेकिन मैं जब चलने लगा तो बार बार ये फ़ोन किए, चाचा जी आप फ्लाइट ये पकड़िएगा, ऐसे पकड़िएगा, ऐसे पकड़िएगा, और गाइड कर रहे थे बार बार। तो मैं देखा कि मेरे भाई 1.5 महीने के कपड़े रोज बदलने हैं तो 45 सीट चाहिए, 40-45 सीट। तो मैंने पत्नी से कहा जल्दी जल्दी यार मेरे कपड़े तो देख, कहीं बटन होते तो कहीं गड़बड़ नहीं तो बटन टाकते नहीं। टाकते टाकते बोली अच्छा ये बताओ कि महिलाएं न होती तुम्हारे कपड़े बटन कौन टाकता? अच्छा महिला होते कुछ काम करते रहते हैं तो कुछ बोल जरूर देगी ऐसी बात। नहीं जैसे आप भी बोलती होगी ऐसी बात तो नहीं टाकती। वो आपका पति सीधा ही जवाब नहीं देता लेकिन अपना पति तो बोल देंगे जब महिलाएं न होती तुम्हारे कपड़े में बटन कौन टाकता? मैंने कहा भागवती यदि महिलाएं न होती तो कपड़ा पहनने की जरूरत है क्या? तो ये बनारस का लोग कविता तो घर में ही बन जाती है। आपको पता होगा कि एक 5-7 साल पहले तहलका.com आप लोग बुद्धिजीवी हैं और रहते यहाँ पे हैं लेकिन देश से तो जुड़े ही होंगे, वहाँ के समाचारों से जुड़ते होंगे, ये करते होंगे। जैसे अब देखिए इन अमेरिका वालों को किसी चीज़ से चिंता नहीं थी, लेकिन 2 चीज़ों से मुझे बहुत खला। हालांकि मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना जितने ऑफिसर्स हैं प्रोफेसर हैं सब थे, लेकिन उन्होंने 2 बात से मुझे कहा कि ओह डॉक्टर श्रीवास्तव यस्टरडे देयर वाज ब्लैक इन इंडिया। व्हाट? आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग। नो ब्लैक आउट ऑल देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इसमें उनकी रुचि ज्यादा थी कि वहां पे अंधेरा छा गया पूरे देश में। और ओलंपिक में हाउ मेनी मेडल्स यू गॉट श्रीवास्तव? तो वो बने कि आप कहां पे कमजोर हैं वहां पे वो अपना नस दबाते हैं, ये पीड़ा होती है। और ये दो चीजें मुझे यहाँ पे खली, जब ब्लैकआउट हो गया पूरा आधा इंडिया और ओलंपिक में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे सोर्स है, सिफारिश है, वो हमारा भतीजा है, वो हमारा भांजा है, वो हमारा गांव का है, तो उसको रख लिया जाता है। जो असली खिलाड़ी है उसको कोई पूछता नहीं, वरना कोई वहाँ पे कोई कमी नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट की कमी है और जिसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं। और उसमें नेताओं का दखल, अफसरों का, IAS का दखल, संबंधों का दखल अगर खत्म हो जाए तो हम 4-6 गोल्ड मेडल हम ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने यहाँ देश की व्यवस्था इसी का बढ़ रही है। तो तहलका.com में बता रहा था कि तहलका.com ने स्टिंग ऑपरेशन किया नेताओं का, और जिसमें 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए। आपको याद होगा, अगर आप लोग इंडिया के बारे में जानते हो, ये बड़ा न्यूज था। तो प्रभु चावला ने, जो आज तक के एडिटर हैं, चीफ एडिटर, उन्होंने मुझे फोन किया, चकाचौंध जी ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए हैं, 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा चावला साहब आपके पास 540 कैमरे नहीं थे क्या?
पांच साल इस कैमरे होते रिजल्ट कुछ और आते। 13 आपने क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा नहीं चकाचौंध जी आप कविता में सुनाइए इसे, अभी ये लाइव टेलीकास्ट पूरा देश देख रहा है। तो मैंने सीधे कविता वहीं पे बनाई और मैंने पढ़ी कि वो सांसद है, हर पंक्ति में आशीर्वाद चाहिए आपका। हाँ बहुत अच्छे ढंग से आप सुन रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे। क्या बहुत अच्छा। वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे, करोड़ों इलेक्शन में खर्चे वापस आपके बाप लाएंगे। वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे, करोड़ों इलेक्शन में खर्चे वापस आपके बाप लाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चुना लगाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चुना लगाएंगे। घूस लेते पकड़े गए हैं और घूस देके छूट जाएंगे। तो ये हमारे देश के भ्रष्टाचार का एक वो रहा। और इस तरह से तमाम, अभी पहले तो 1000 लाख के घोटाले आते थे, करोड़ के आते थे। अब आते हैं घोटाले 1 लाख 1000 करोड़ के। समझ नहीं आते कितना रुपया होगा। वो राजा ने हवाई बेच दिया, हवाई बेच के 1 लाख 1000 करोड़ कमा लिया। अब हम लोग आम आदमी समझ नहीं पाते 1 लाख 1000 करोड़ कितना होगा, गिनती नहीं कोई। तो अब ये घोटाले जो देश में आ रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले कोई लगा, विनोद राय जी हैं, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जो CAG के जो इस समय चीफ हैं, और उन्होंने ये खोजा, उन्होंने ये राजा वाला भी खोजा था। ये उन्होंने बहुत ढेर सारा साथ बैठकी होती है, आते रहते BHU मेंबर का बैठते हैं हमारे चैम्बर में, तो बताते हैं ये घोटाले आ रहे हैं सामने। तो घोटाला आने के पहले मुझे पता हो जाता है, लेकिन अब चुप रहते हैं कि आए तब हम बोले, तब कविता लिखे, पहले बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो घोटाले 1000 के ये हो गए, वो हो गए। तो घोटालों का क्या है कि वो जनता भी नहीं समझ पा रही ये हो क्या रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। वह इसी कमरे में बैठ के निकालते कि 27 रुपए में आदमी यहाँ पे खा पी रह सकता है। क्या मूर्खता वाली बात करते हैं लोग। सही बात है। मैं देखता हूँ यहाँ पे $2 में काफी मिलता है, $1.5 में 110 रुपए की अमेरिका में, 27 रुपए में इंडिया में। इंडिया में 60 रुपए किलो टमाटर है। वैसे ये बात नहीं, इंडिया भी प्रगति कर रहा है, अमेरिका की तरह महंगा हो रहा है। वहाँ पे सामान महंगे हो गए हैं, आदमी सस्ते होते जा रहे हैं और स्थितियां बदलती जा रही हैं। अब देखिए क्या होता है कि लोग राय देने वाले बहुत आ जाते हैं कभी कभी। अब जैसे कोई अभी ये उन्होंने मुझे बताया कि एक अमेरिकन, रमेश जी बता रहे थे कि एक अमेरिकन का कोई दोस्त है, तो कहता इंडिया गया था मैं, तो मुझे फीवर हो गया और जुकाम हो गया। तो रिक्शे वाले से मैंने कहा कि कोई डॉक्टर के यहाँ ले चलो, मुझे फीवर है वो है। तो रिक्शा वाला रुक गया दुकान से, मुझे वो 1 किलो ला के कोल्ड ड्रिंक दे दिया। यहाँ तो हर आदमी डॉक्टर है। अमेरिका बोला यहाँ रिक्शा वाला भी डॉक्टर है, जिससे बोलो वो दवा बता देता है। मैंने हर राय लोग देते हैं। तो एक बनारस में क्या हुआ, एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोली, बहुत अच्छी दुकान चल उसकी मिठाई की, और उस पर लिखा कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं, जैसे बोर्ड लगा है, हाथ से कभी कविता गोष्ठी चकाचौंध ज्ञानपुरी। तो वो लिखाया उसने कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। चलने लगी दुकान, 2-4 राय देने वाले आ जाते हैं। तो राय देने वाले आए तो उसमें वो बोला कि यार यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, तुझे लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो है ही है, यहाँ तो है ही है, तो दुकान तो तेरी यही है, तो यहाँ क्यों लगाया, ये तो गलत किया बेटा। तो वो आए राय देके उसके यहाँ मिटवा दिए। चला गया, दूसरा आदमी आया दूसरे दिन, फिर राय दिया यार यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं, ये ताजी है तो यार, तो यहाँ क्या बासी बेचता है क्या तू, ताजी लिखने की क्या जरूरत है, लोग समझेंगे तू बासी बेचता है, ताजी क्या। दूसरे दिन उसके ताजी हट गई साहब, यहाँ ताजी है। अब लेकर आ गया मिठाइयाँ मिलती हैं, यार मिठाई, तो दुकान इतना बड़ा शोरूम है, मिठाइयों से तुम्हारा शोरूम भरा हुआ है, नीचे ऊपर चाहे तो मिठाई लिखने की, यहाँ मिठाई क्या जरूरत है, इसके भी मिठाई
उसने मिठाई भी मिटा दी, अब लड़के क्यों मिलती है। रायचंदो ने उसको दुकान का आधा गायब करा दिया, कहीं मिलती है। देखा फिर रायचंद आ गए, राज देने वाले, ये मिलती की है मतलब, अरे तेरी दुकान है यार, यहाँ मिठाई मिलेगी और कुछ और मिलेगी क्या, मिलती क्या है? तू यहाँ बैठा है तो और क्या बेच रहा है, मिठाई तो बेच रहा है ना, ये मिलती क्या, हटा। मिलती भी हटा दिया, बच क्या केवल है। एक आदमी आई है क्या मतलब होता है यार, फालतू है टांगा हुआ है, तो है ही है यहाँ, इसमें कौन बात है, सभी लोग जान रहे, उसने है भी मिठाई। एक हफ्ते बाद कोई दूसरा आदमी आया, यार इतना बड़ी मिठाई की दुकान है और इतना सुंदर ग्रोसाइन लगाया है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, इसमें कुछ दिखाता क्यों नहीं? यहाँ लिखा कि यहाँ ताजी मिठाइयाँ हमारे हिंदुस्तान में इस तरह से राय देने वाले बहुत लोग हैं, काम कोई करता नहीं, रायचंद आ जाएंगे। अब नहीं, वो क्या हुआ, हमारे पड़ोस वाले के वो उसकी दादी मर गई, तो एक आदमी आया यार, वो दादी मर गई, हाँ यार दादी मर गई यार, कंफर्म करना क्या, तुझे देख लो। वो दादी मर गई, नहीं मेरा मतलब कि ये दादी को कहाँ ले जाएगा? अरे कहाँ ले जाएंगे यार, क्या सिनेमा हॉल में ले जाएंगे क्या? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ ले जाएगा, कौन सा श्मशान घाट पे ले जाएगा, कि नए वाले पे कि पुराने वाले पे? कहने क्यों नहीं, अरे पुराने वाले का नए वाले का कुछ मजा ही कुछ और है। अब वो देखो उसमें भी मजा खोज रहा है, उधर लाश गिरी है दादी की, उधर ले जानी है श्मशान घाट पे, लेकिन वहां भी कोई नहीं है। तो पुराने वाला बहुत पुराना हो गया, नए वाले में कुछ मजा ही और है यार, वहां पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाते हैं। वो और अच्छा वहां पे इतना ही नहीं, जब वहां पे अस्थि सजाई जा रही है चिता पे, तो दो तीन लोग देते हैं, यार ये मोटी वाली लकड़ी हटा दे, बाद में काम आएगा। अभी देखिए नहीं, पहले हमारे बनारस में या हिंदुस्तान में पहले लोग मरीज को देखने जाते थे तो फल ले जाते थे, सेब ले जाते थे, संतरा ले जाते थे, मरीज को देखने गए। आजकल ऐसा वो फूल लेके जाते हैं, गुलदस्ता लेके गए, बुके लेके गए। अच्छा उससे दो काम हो गया, वो ठीक हुआ तो हुआ, ये स्थितियां हो गई हैं आजकल। अच्छा मैं देख रहा हूँ अमेरिका में, सुबह सुबह मैं रैमडा होटल में रहता हूँ एतका में, तो मैं भी सुबह टहलने निकलता हूँ योग करने, तो देखता हूँ ये अमेरिकन वो कुत्ते घुमाते हैं, कुत्ता आगे नहीं दौड़ रहा, पीछे पीछे दौड़ रहा, कुत्ता आगे दो कुत्ता लगे, कुत्ते दो दौड़ आगे और पीछे अमेरिकन दौड़ा जा रहा है। मुझे ये लगा कि अमेरिकन अब कुत्ते कुत्तों के इशारे पे चल रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कुत्ते उन्हें दौड़ाते हैं, कुत्ते घुमाते हैं। अच्छा हमारे बनारस में क्या हुआ, अच्छा कुत्तों से स्टेटस सिंबल हो गया था। वो बगल में एक नए किराएदार आया किसी के यहाँ, वो गुप्ता जी थे, वही कंपनी में मैनेजर थे, तो उनको कुछ लोग खोजने आ गए, तो ये गुप्ता जी आपका रहता है, गुप्ता जी तो नहीं आते यार, गुप्ता जी तो बोला नहीं, उनके पास दो बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड कुत्ते हैं। अच्छा वो वाले कुत्ता जी, गुप्ता जी तो कुत्ता जी का गुप्ता जी हुआ। तो ये पहचान कुत्ते हो गए आदमी के, तो कुत्ता भी सोचता है कि आदमी तो हमसे बड़ा कुत्ता हो गया, क्योंकि पहचान बना लिया है। ये स्थितियां होती है नहीं। अब कभी कभी होता है क्या, हमारे मित्र हैं, तो मैं उनके घर गया एक बार, तो देखा कि वो उनके एक कुत्ता था, तो उनकी पत्नी उसे बहुत प्यार करती है। अच्छा महिलाएं बहुत ज्यादा कुत्ते को प्यार करती है, हाँ ये मैंने देखा है, पता नहीं आप लोग करती नहीं है, पत्नियों को भी करती हैं। पत्नियों को टाइम आया तो 8 बजे गया तो गया। अब तो कुत्ता ही है ना जिसको पति पति भी कुत्ता ही होता है। वो तो सोच रही पति को प्यार कर रही है, तो वो कुत्ते को बहुत प्यार कर रही थी, तो मैं कुत्ते को प्यार देखा, तो बोले कि वो कुत्ता जो ऐसे ऐसे पूंछ हिला रहा था। अच्छा बाकी आप यहाँ पे देखिए तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं पूरे देश में, लेकिन वो ऐसे ऐसे हिला रहा था पूंछ। तो मैंने कहा भाभी जी ये कुत्ता आपका कुछ नया स्टाइल का पूंछ हिला रहा है, मामला क्या है? बोले भाई साहब नहीं ये तो बॉम्बे से आया है ना। हम कहते नहीं ऐसे ऐसे क्यों हिला रहा है, ऐसे ऐसे हिलाना चाहिए ना। बोले बॉम्बे में इतनी जगह ही कहाँ जो ऐसे ऐसे हिला।
बैठ जाइए, आ जाएगा। एक नेता ने एक कुत्ते को काटा। एक नेता ने एक कुत्ते को काटा। इसे देख एक बूढ़े कुत्ते ने डांटा। अरे सामने सड़क पर देखकर चलाकर, किसी नेता के सामने मत पड़ा कर। वाह, जा 14 सुइयां लगवा ले, वरना बेटा तेरा एक एक बाल झड़ जाएगा और तू भाषण देते देते मर जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाषण देते तो ये स्थितियां होती हैं। तो ये इस तरह से देखिए, हास्य के लिए क्या है कि एक अगर आपका दिमाग खुला है, मन खुला है, तो आप हास्य पैदा कर सकते हैं। अभी मैं जब एयरपोर्ट पे आ रहा था तो बनारस में, तो अच्छा यहाँ पे अमेरिका में देखा कि कार के पीछे कुछ कोई लिखवाता नहीं, लेकिन अपने इंडिया में कार पीछे आई लव यू या फला चक दे, कुछ न कोई स्लोगन या कोई शेर लिखा देते हैं, आप देखे होंगे। तो मैं देखा एक मारुति कार पे लिखा था, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे प्यार नहीं करना। और वो हाईवे पे मैं जब देखा उसमें लिखा है मुझे प्यार नहीं करना, उसी पर एक ट्रक चढ़ा हुआ था। ट्रक चढ़ा हुआ था उसी मारुति पर, और उस पर लिखा था जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। आइए एक कविता मैं सुनाना चाहता हूं। बनारस में पान बहुत लोग खाते हैं, आप पता है, खा के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कर का ताला। तो उसमें मैंने कविता लिखी। ये रमेश जी करीब 25-30 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, तो बनारस में कहे वो चाचा सिनेमा हॉल में बहुत अच्छा सिनेमा हॉल बनाया नया नया, चलिए उसमें सिनेमा देखते हैं। मैं कहा चलो बेटा चलते हैं, टिकट वगैरह ले लिए। तो मैं आगे बैठ गया, पीछे रमेश बैठ गया, अनीता बैठ गई, मम्मी वो सब जब बैठ गए, मैं आगे बैठ गया। तो मैं बहुत पान खाता था, और ये उन्होंने पान परा का डब्बा भी पकड़ा दिया, चाचा जी खाइए आप प्रेम से, तो अपना पान। तो मैंने कहा बेटा ये हाल तो बहुत नया है, पान से मेरा मुंह भर गया है, मैं थूकूं कहाँ। तो बोले चाचा अगले वाले की जेब में थूक दीजिए, अगले वाला जो बैठा हुआ उसके जेब में थूक दीजिए। मैंने कहा उसको पता नहीं चल जाएगा क्या। रमेश बोले चाचा आपको पता चला क्या। कब से आपको जेब में थूक रहा हूं। तो बनारस में वहां पे पान खाते बहुत हैं, तो उसमें मैं एक कविता लिखा, आनंद लीजिए इसी तरह कि मैं सड़क से जा रहा था, एक आदमी छत पे पान चबा रहा था। मैं सड़क से जा रहा था, एक आदमी छत पे पान चबा रहा था। ज्यों ही मैंने पांव बढ़ाया, हाथ फूका छींटा मेरे मुंह पर आया। हाथ फूका छींटा मेरे मुंह पर आया। मैंने कहा नीचे आजा भाया। बोला गलती हो गई। मैंने कहा नीचे तो आ। बोला गलती हो गई। मैंने कहा नीचे तो आ। आते ही मेरा पांव पकड़ने लगा। मैंने कहा बेटे पांव मत पकड़, ये 10 का नोट पकड़, एक बार और थूक के दिखा। बोला अंकल गलती हो गई। मैंने गलती नहीं, एक बार और थूक के दिखा। उसने मेरे रिक्वेस्ट पर दोबारा थूका, मेरे मुंह पे दोबारा थूका। मैं खुश हो लिया, आगे बढ़ लिया। फिर वो मुझे बुलाया, बोला सर सुनिएगा, एक बार तो गलती से मैंने आपके मुंह पे थूक दिया था, दोबारा आपने रुपया देकर थूकवाया। मामला मेरी समझ में नहीं आया। मामला क्या है मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा तू बेटा तू नहीं समझेगा, आज मैं बहुत खुश हूं। जाकर अपनी पत्नी को कहूंगा कि देख तू कहा करती थी ना कि तुम्हारे मुंह पर कोई नहीं थूकेगा। बहुत सुंदर। मैं अपनी पत्नी से कहूंगा देख तू कहा करती थी ना कि तुम्हारे मुंह पर कोई नहीं थूका है। एक बार नहीं 2 बार थूका। मैं वहां से थूकवाकर स्टेशन पर आया। वहां लिखा था कृपया यहाँ थूकिए। हर जगह लिखा रहा, स्लोगन लगा था, अब जाइए यहाँ स्पीड करिए। अमेरिका में तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन अपने इंडिया में हर जगह है कि वहाँ खैनी खाने वाले हैं, पान खाने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले हैं, हर तरह के लोग हैं। कृपया यहाँ थूकिए। उसी के नीचे लिखा था राष्ट्रभक्त बनिए। कृपया यहाँ थूकिए, उसी के नीचे लिखा था राष्ट्रभक्त बनिए।
मैंने कहा गजब भैया थूको, राष्ट्रपति बोल रहा है, राष्ट्रपति वही होगा जो थूकेगा। मैं आगे बढ़ के आया, बाहर पुल के क्रॉस किया, वहां पे पुलिस स्टेशन पाया, वहां लिखा था कृपया यहाँ पधारिए, कृपया यहाँ में पधारिए, कृपया यहाँ पधारिए। फिर आगे बढ़ते लिखा था वहां पे कि यहाँ की पुलिस आपकी सेवा में निरंतर तत्पर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पुलिस वो भी सेवा में इंडिया की निरंतर तत्पर है। कोई अमेरिका की पुलिस तो है नहीं कि दिखती तो है नहीं लेकिन फट से आ जाती है, अब वहां की पुलिस दिखती है आती नहीं। वहां लिखा था यहाँ की पुलिस सेवा में निरंतर तत्पर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुलिस बहुत अच्छी। मैं अंदर गया, मैंने कहा थानेदार साहब बताइए कि पुलिस सेवा में निरंतर तत्पर है का क्या अर्थ होता है। वो एक डंडा निकाला बड़ा सा और 8-10 मेरे पाकिस्तान पे जमाया। 8-10 मेरे पाकिस्तान पे जमाया। वो बोला समझ में आया, मैं भागा वहां से। बाहर लिखा था सेवा के लिए पुनः पधारिए। वहां से मैं निकल के कोर्ट में गया तो वहां लिखा था कृपया यहाँ थूकिए। कोर्ट में गया था कृपया यहाँ थूकिए। मैं बैंक में गया, लिखा था कृपया यहाँ थूकिए। तहसील में गया तो लिखा था कृपया यहाँ के। डीएम के कार्यालय में गया, ऑफिस में, मेयर के ऑफिस में गया तो लिखा जाते ही लिखे कृपया यहाँ थूकिए। मैं थूकते थूकते तंग आ गया तो मैं वहां पे चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के सीएम मायावती जी थी, उनके पास पहुंच गया। मायावती जी से मैंने कहा कि जहां जा रहा हूं वहां पर यहाँ थूकिए, यहाँ थूकिए, यहाँ थूकिए, एक मामला क्या है, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर बता सकेंगी? बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा मायावती जी आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर बता सकेंगी कि कोई भी स्थान बचा है जहां पर थूका ना जा सके? वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई स्थान आप बताएंगी जहां पर थूका ना जा सके? वो नाराज हो गई, बोले यहां से निकल जाइए। मैं वहां से निकलकर कांग्रेस के कार्यालय आया। देखिए पार्टियों की स्थिति क्या है, व्यंग्य। कांग्रेस के कार्यालय में आया, वहां मनमोहन सिंह को साफा बांधते हुए पाया, अपना साफा बांधते हुए, पगड़ी बांधते हुए पाया। मैंने मनमोहन सिंह जी से कहा कि मनमोहन सिंह जी यहाँ थूकने की क्या व्यवस्था है? मनमोहन सिंह जी यहाँ थूकने की क्या व्यवस्था है? बोले यहाँ तो वृद्धावस्था है। बोले यहाँ तो वृद्धावस्था है। मैंने कहा मुझे तो थूकना है। मैंने कहा मुझे तो थूकना है। वो बोले रुकिए, आपको थूकना है, रुकिए, इसके लिए जा सोनिया जी से पूछना है। बहुत सुंदर, वाह क्या कटाक्ष। मैंने कहा मुझे तो यहाँ थूकना है। बोले रुकिए, इसके लिए सोनिया जी से पूछना है। वो सोनिया जी से पूछने चले गए। इधर हम भाजपा के कार्यालय की ओर कूच कर गए, इधर हम भाजपा के कार्यालय की ओर कूच कर गए। वहां तो गजब की थी कहानी, वहां थी तो गजब की कहानी, वहां थी गजब की कहानी। राम जन्मभूमि धारा 370 समान नागरिक संहिता को बस्ते में बांधकर गटकरी डाल रहे थे पानी। गटकरी डाल, भाजपा कार्यालय में गया तो वहां तो गजब की चल रही थी कहानी, धारा जिसपे वो पार्टी आगे बढ़ी, सरकार बनाई जिन मुद्दों पर। धारा 370 समान नागरिक संहिता, राम जन्मभूमि को बस्ते में बांधकर उस पर डाल रहे थे गडकरी पानी। और इन वक्त पे आशीर्वाद चाहिए कि और कारगिल के शहीदों के खून से, और कारगिल के शहीदों के खून से फीके पड़े कमल को चटक रंग दे रहे थे आडवाणी। क्या बात। कारगिल के शहीदों के खून से फीके पड़े कमल को चटक रंग दे रहे थे आडवाणी। आडवाणी जी से मैंने पूछा कि आपका सिद्धांत कहाँ है, आपका सिद्धांत कहाँ है? कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले वहां है। उलट कर मुझसे पूछे आपको सिद्धांत से क्या करना है? मैंने कहा मुझे थूकना है। बोले आपको सिद्धांत से क्या करना है? मैंने कहा मुझे थूकना है। वो आरएसएस शैली देखिए, वहां थूकना मना है, संघ की शैली है, वो कठिन होता है, वहां कठोर सब होते हैं। बोले यहाँ थूकना मना है। मैंने कहा मैं तो थूकूंगा, मैंने कहा मैं तो थूकूंगा। बोलिए लीजिए लीजिए लीजिए, आप थूकने के लिए अड़े हैं, लीजिए लीजिए, आप थूकने के लिए अड़े हैं। अरे इसके लिए तो हमारे पास मोदी जी पड़े हैं।
लीजिए लीजिए, आप थूकने के लिए अड़े हैं, इसके लिए हमारे लिए मोदी जी पड़े हैं। मैं वहां से चलकर बसपा के कार्यालय में आया, वहां से चलकर बसपा के कार्यालय में आया तो माया जी को कुर्सी पर नहीं, टेबल पर औंधे हुए पाया। टेबल पर हटा दी गई है, टेबल पर औंधे हुए पाया। मैंने माया जी से पूछा, माया जी, चारों तरफ मैंने माया जी की चारों तरफ दृष्टि घुमाया, फिर पूछा माया जी आप कहाँ थुकवाएंगी? वो बोले आप बैठिए, सुनिए मेरी कहानी। काशीराम जी का है कहना, इस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए भाजपा से, कांग्रेस से, सपा से सबसे संबंध किया। उस पर देखिए कि काशीराम जी का है कहना, जहां है थूकना वहीं है चाटना। क्या बात, काशीराम जी का है कहना, जहां है थूकना वहीं है चाटना। तभी एक नेताजी आए, बोले चकाचौंध जी, कवि जी, भाषण दे देते मेरा गला रुंध गया है, भाषण देते देते मेरा गला रुंध गया है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, थूका भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा नेताजी आपको थूकने को काहे को पड़ी है? इन पंक्ति बासी बाची आपका। मैंने कहा नेताजी आपको थूकने को काहे को पड़ी है? अरे बाहर निकलिए, इसके लिए तो जनता खड़ी है। अरे आप बाहर निकलिए, इसके लिए तो जनता खड़ी है। सच कहता हूं दोस्तों, हमारे देश के नेता अब आसमान पर थूकने लगे हैं। हमारे देश के नेता अब आसमान पर थूकने लगे हैं। जिस दिन देश की जनता इनके मुंह पर थूकने लगेगी, उसी दिन से हमारे देश की तकदीर बदलने लगेगी। हमारे देश की कोई गाना